द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम डबल प्लस आयंस, है ना, लिथियम डबल प्लस आयन किसकी बात कर रहे हैं? तो MVR किसके बराबर होता है? NH अपॉन 2 पाई। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 1 रखनी है हमको, तो H अपॉन 2 पाई ही आ जाएगा। क्यों बेटे? तो इसका आंसर हो जाएगा C। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस X डिकेज टू स्टेबल Y, द ग्राफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y अगेंस्ट टाइम T विल बी। X से बनता है Y और Y स्टेबल है, तो इसका मतलब Y के न्यूक्लियस बढ़ते जाने चाहिए, लेकिन उनके बढ़ने की रेट कम होती जाएगी। तो क्या आप ऐसा ग्राफ बना सकते हो बेटा? वो जो कैपेसिटर के चार्जिंग जैसा ग्राफ होता है ना भाई, इसके शुरू में N नॉट है और Y के 0 है, इसके रह जाएंगे N और इसके हो जाएंगे कितने? N नॉट माइनस N नॉट की रेज़ पावर माइनस लैम्डा T। ठीक है, तो अपने को तो इसका ग्राफ बनाना है, तो वो ऐसा इस तरह का बनेगा। ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है क्या अपने को? तो सब करेक्ट वाला सी दिया है। अच्छा, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई की बात कर रहे हैं, सॉरी ये तो किसकी हो गई? वाई के न्यूक्लियस की बात हो गई। आपको तो किसकी बात बतानी है? dn बाई dt। तो dn बाई dt इसको डिफरेंशिएट करो तो वो n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी आ रहा है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन तो क्या होगा? कम होता जाएगा। तो इसलिए आंसर सी बिल्कुल सही है ना। तुम में से कितनों ने सही किया भाई? गुड गुड। पीयूष तुम्हारा क्या रहा? सही था। सही। गुड गुड गुड, अरे ये सही लोगों ने। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या है बच्चों? heavy nucleus having mass number 200 gets disintegrated into two smaller fragments of mass 80 and 120. Mass 80 and 120. If binding energy per nucleon for parent atom is 6.5 mega electron volt, इसके लिए तो है 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और बाकी दोनों के लिए क्या है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एंड 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ऐसा। देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द डिके विल बी। तो एनर्जी रिलीज का क्या फॉर्मूला अपन ने बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में पढ़ते हैं बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यों बेटे? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 120, है ना। ये रेस्पेक्टिवली के हिसाब से हमने सही लिखा है ना? 80 120 7 8 80 120, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे लिखेंगे? 6.5 इंटू 200, है ना। तो कितना आ जाता है ये? 560 प्लस 960 माइनस 6.5 इंटू 2 करते तो 13, तो 130। 0 और 6 12 के तो वहां से लगाए माइनस 130, 0 3 और 9 12 40।
139 तो 1300 ये 1300 आएगा क्या यार? हाँ सर 1300 आएगा, सॉरी 1300 आएगा, तो 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। सिक्स्थ का आ जाएगा 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मतलब आंसर इसका है सी। सेवेंथ क्या है? Binding energy per nucleon of a fixed nucleus X is 6 mega electron volt. 6 mega electron volt per nucleon. It absorbs a neutron moving with the kinetic energy 2 mega electron volt. 2 mega electron volt का इसने क्या absorb किया? एक न्यूट्रॉन absorb किया and converts into y. y में convert हो जाता है। तो अगर इसको मैं ZXA बोलता हूँ तो ZYA+1 बन जाएगा ये, है ना। अब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Y क्या है? एंड एमिटिंग ए फोटोन ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक गामा फोटोन निकलता है जिसकी एनर्जी है कितनी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Y कितना है? अब देखो बेटे, आप ऐसे समझो कि X को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, है ना। X को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 6A, ठीक है। उसमें से आपने कितनी एनर्जी दी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी आपने, है ना। कितनी एनर्जी दी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपने इसको दी। तो 2 में है ना, और आपको जब Y फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी मिल जाएगी? मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है कुछ X, तो X मल्टीप्लाइड बाई A+1, इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी वापस, है ना। तो देखो बेसिकली आपको मिला क्या क्या वो देखो आप। X इंटू A+1 इतनी एनर्जी आपको मिली Y के फॉर्म होने से, और 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिला क्या? न्यूट्रॉन के थ्रू एनर्जी मिली, है ना। और ये एनर्जी आपकी कहाँ कहाँ पे खर्च हुई, अगर उसका हिसाब किताब मैं लगाऊं तो 6A एनर्जी तो X को ब्रेक करने में खर्च हुई, और बची हुई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको गामा फोटोन के रूप में मिल गई वापस, है ना। तो ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट। X टूटा, गामा फोटोन मिला, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? X इंटू A+1 इज इक्वल टू 6A-1, तो X की वैल्यू आ जाएगी 6A-1 अपॉन A+। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या है, बच्चे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको LHS में रखना है, किसको RHS। हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, सिंपली हमने क्या लगाया है? एनर्जी कंजर्वेशन। बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर के इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। कई बार क्या है, इस वाले 2 को RHS में ले जाते हैं, 1 को LHS में ले जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं है बेटे? सर आउटपुट तो Y है ना। आउटपुट तो Y है, लेकिन देखो Y फॉर्म हो रहा है ना, तो फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है ना। अच्छा देखो, ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, एनर्जी रिलीज्ड का क्या फॉर्मूला होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होता है कि नहीं होता?
अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही किया था, देखो हमने 6 क्वेश्चन में, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यस सर। है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें आपने क्या किया, प्लस अगर कुछ और भी एनर्जी आपने सप्लाई की है तो वो भी ऐड कर दो। तो क्या हमने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी न्यूट्रॉन के थ्रू भी सप्लाई करी है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे ना अपन, क्यों बेटे? सर वो तो रिएक्टेंट में आना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, वो उसकी एनर्जी है। देखो बाइंडिंग एनर्जी तो एक तरीके से नेगेटिव ऑफ एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ एनर्जी होती है। वो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है उसे तोड़ने के लिए। जैसे अगर किसी सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, उसके पास -10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। आपको उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 10 10 में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो ब्रेक होगा, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ एनर्जी जो आपके पास है अभी, है ना। हाँ तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अब इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो इसलिए सबट्रैक्ट करेंगे अपन बाइंडिंग एनर्जी को। लेकिन न्यूट्रॉन की जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी, वो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो तो आपके पास अवेलेबल है, इसलिए आप उसको ऐड करोगे। और जो एनर्जी आपके पास रिलीज हुई है वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज हुई है, तो उसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना लिख दोगे आप, एक्स इंटू ए प्लस 1 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना लिख दोगे, 6a प्लस 2, तो इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, तो 6a प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 6a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, ये x की इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। बोलो भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें। 8th क्वेश्चन ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी आर EA and EB respectively. 3 atoms of the elements B fuse to give 1 atom of A. 3 B मिला करके क्या बनता है, A बनता। This fusion process is accompanied by release of energy E. E energy release होगी। EA EB are related to each other as, तो कैसे लिखेंगे, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका ए है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है EA माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो 3B है तो 3EB, तो ये आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। तो इस हिसाब से अब आप इसको ऐसे लिख लो, 3EB इक्वल टू EA माइनस E, है ना। सी ऑप्शन है इसका आंसर। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्या है, a star initially has 10 raised to the power 40 neutrons. It produces energy via the processes itna. If average power radiated by the star is this, the neutron supply of a star is exhausted in a time of कितना। तो देखो प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, 1H2 प्लस 1H2 कंबाइन होकर के क्या देता है, 1H3 प्लस
बेसिकली 1 प्रोटॉन का मतलब 1H1 ही हो गया, है ना। फिर आगे क्या होता है, एक 1H2 कंबाइन हो जाता है किसके साथ, 1H3 के साथ, और क्या देता है आपको, 2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन दे देता। अब इन दोनों रिएक्शंस को आप एज इट इज ऐड कर दो, तो 1H3 से 1H3 कैंसिल हो जाता है, तो बेसिकली 3 1H2 कंबाइन होकर के आपको दे रहे हैं 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1। क्यों बेटे, यही बात है ना। तो आप क्या करो, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या एनर्जी रिलीज हो रही है वो लिख लो आप। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा। डेल्टा एम को कैसे लिखोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स में आ जाएगा 3 टाइम्स 1H2 का मास, दैट इज 2.041। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोडक्ट्स का मास, तो प्रोडक्ट का मास कितना है, 4.001। 1H1 का मास कितना, 1.007, और न्यूट्रॉन का कितना है, 1.008। इसको कैलकुलेट करो, 8 7 15 और 1 16, 6 1 1 0 4 और 1 5 और 1, और ये कितना आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3 6.123। तो 6.123 में से 6.016 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया, 6 7 13, एक में से एक गया तो 0, एक में से 0 गया तो 0.107। इतना AMU आता है ना बेटा। है ना, 0.107 AMU, इतना आपके पास मास डिफेक्ट आता है। अब अगर इतना मास डिफेक्ट है, इस मास डिफेक्ट को हम क्या करें, नाइन 930 से लगभग मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन आ जाएगी। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, है ना। और इसको हम 0.107 इंटू 930 इंटू 10⁻6 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतना कर देंगे, तो ये एनर्जी रिलीज्ड एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। अब एक रिएक्शन में कितने एटम कंज्यूम होते हैं बेटे, कितने ड्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, 3 ड्यूट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, है ना। कितने ड्यूट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं बेटे, 3। तो 3 ड्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी निकलती है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें और 10 की पावर 40 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.107 इंटू 930 इंटू 10 की पावर 6 इंटू इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 40। तो जितने ड्यूट्रॉन्स अपने पास हैं उनसे इतनी एनर्जी निकलेगी ना बच्चों, जितने ड्यूट्रॉन अपने पास हैं उनसे इतनी एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यस सर। है ना। और इस एनर्जी को आप किसके इक्वेट कर दो, वन 1000 इंटू टी के इक्वेट कर दें। क्योंकि आपको जो एनर्जी चाहिए
वो 1000 वॉट के हिसाब से दिया हुआ है ना, 1016। तो आप इसको किसके इक्वेट कर दो, 1016 इंटू टी के इक्वेट आप इसको कर दो, तो यहां से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ये जो 1016 लिखा हुआ है ना, ये किसी से कैंसिल होता है क्या, 3 तो ये टाइम कैलकुलेट इधर से ही करना पड़ेगा बेटे। हम्म? इसका ऑर्डर देख के आंसर लगा सकते हैं क्या हम, इधर आ रहा है 40, इधर आ रहा है 6, तो 40 और 6 46, 46 में से 19 जाता है तो कितना बचता है, 46 में से 9 गया तो 37, 27. 27 है ना, 27 बचता है। ये कुछ चल रहा है। अच्छा देखो, करेंगे तो ऐसे ही इसको, है ना, तरीका तो यही है इसके करने का। और इसको एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना, ठीक है। किसका आया वैसे आंसर, किसका सही आया है क्या सही आंसर दिया हुआ है इसका, किसी का सही हुआ क्या है क्वेश्चन। ओके, ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है भाई, hollow copper sphere, hollow copper tube of same surface area, negligible thickness, are filled with warm water of same temperature and placed in an enclosure of constant temperature a few degrees below that of the bodies. Then in the beginning, rate of loss of energy by sphere is greater than that by the cube. एक hollow copper tube है, और इस क्यूब को ट्यूब, एक हॉलो कॉपर स्फेयर है और एक हॉलो कॉपर का क्यूब। आर फिल्ड विद वार्म वाटर ऑफ सेम टेम्परेचर प्लेस्ड इन एनक्लोजर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो कैसे करेंगे इसको भाई हम, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस बाय द स्फीयर इज ग्रेटर देन दैट बाय द क्यूब, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर फॉर स्फीयर इज ग्रेटर देन दैट फॉर द क्यूब। दोनों का सरफेस एरिया सेम दिया हुआ है हमें, ऐसा दिया हुआ है ना, सेम सरफेस एरिया,
इस वाले इसकी रेडियस आप r मान लो और इसकी साइड लेंथ l मान लेते हैं, तो इनमें रिलेशन क्या है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3l स्क्वायर। ये इनमें रिलेशन हमें दिया हुआ। अब वार्म वाटर है तो बेसिकली वाटर से बाहर हीट फ्लो होगी, वाटर से बाहर हीट फ्लो होगी, है ना, और कंडक्शन के थ्रू ही हीट फ्लो का डोमिनेंट मेथड रहेगा। तो हम क्या लिखें, के ए डेल्टा टी बाई एल ऐसा लिखेंगे बच्चों। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो सेम रहेगा, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस बाय स्फीयर, ये तो गलत है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस बाय स्फीयर इज लेस देन। तो देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी तो सेम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी तो सेम है ना, तो इसलिए ए भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, ए और सी तो दोनों गलत, ठीक है। लेकिन ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है इसको आपको लिखना पड़ेगा माइनस एम एस डी टी बाई डी टी के लिए। तो मास के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब मास किसका ज्यादा, मास किसका ज्यादा होगा, देखो इस पानी का मास इसमें कितना है, वॉल्यूम से कंपेयर कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर है कितना, एल क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करें, एल को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या आता है भाई, एल की वैल्यू आती है 2 पाई/3 इंटू आर, एल की क्या वैल्यू आती है बेटा, 2 पाई/3 की पावर 1/2 इंटू आर, और इस पूरे का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3 की पावर 3/2 इंटू आर का क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। अब ये 2 पाई/3 की पावर 3/2 और 4/3 पाई को कंपेयर करना है हमको, क्या ज्यादा है सब, तो सर स्पीयर का ज्यादा। 2 पाई/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 पाई/3 ऐसा लिख सकते हैं अपन, नहीं, तो 2 पाई/3 तो इधर भी है, साथ में इधर एक 2 है। अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये 2 से तो डेफिनेटली कम ही है ना बेटे, नहीं, दिस इज डेफिनेटली लेस देन 2, तो इसका मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा है, स्फेयर का वॉल्यूम ज्यादा। अब स्फेयर का वॉल्यूम ज्यादा है तो स्फेयर में रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कम होना चाहिए, मास ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना चाहिए, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर फॉर स्फेयर इज लेस देन दैट ऑफ द क्यूब, इसका मतलब डी आंसर इसका सही, है ना, ऐसा है। फिर 11th में क्या बोल रहे हैं भाई, 11th फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स का आ गया, heavy nucleus X breaks into two nuclei Y and Z, energy released during fission reaction is, X किस किस में ब्रेक हो रहा है, Y में और Z में, ये है, इसका मास नंबर है 140 और इसका मास नंबर है 40, ठीक है, ऐसा।
और इसका है 180। अच्छा, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको दी हुई है क्या बेटे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, कितनी दिया हुआ है? इसके लिए दिया हुआ है 8। इसके लिए कितना दिया हुआ है? 7। और इसके लिए कितना दिया हुआ है? 6। तो आपको क्या करना है? एनर्जी रिलीज्ड इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना लिख देंगे? 140 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 इंटू 6। तो क्या आ जाएगा? 14 7 98। तो 980 प्लस 320 माइनस 1080। तो ये आ जाता है 0 8 0 13 080। तो कितना आ जाएगा? 20 मतलब 1100। तो कितना आ गया? 220। 220 क्यों बेटा? है ना? 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है भाई? Half lives of two isotopes X and Y of a material are known to be 2 into 10 raised to power 9 years and X की हाफ लाइफ कितना है? 2 into 10 raised to the power 9 years। Y का हाफ लाइफ कितना है? 4 into 10 की पावर 9 years। If planet was formed with equal number of X and Y, isotopes of these isotopes, then current age of planet given that currently material has 20% X and 80% of Y by number। 20% उसमें X हैं और 80% उसमें अब Y हो गए हैं। ठीक है। और पहले क्या था? बराबर बराबर थे, 50-50% दोनों थे जब प्लैनेट बना था T इक्वल टू 0 पर। अभी ऐसा रेशो हो गया है ना। तो देखो पहले अपन मान लेते हैं कि एन नॉट एक्स था और वाई भी कितना था? एन नॉट था। ठीक है। अब क्या हो गया है? एक्स और वाई का रेशो 20% एक्स है और 80% वाई है। नहीं तो इनका रेशो कैसे निकाले भाई हम? क्या 1:4 बोल सकते हैं अपन? एन एक्स अपॉन एन वाई इज वॉट? 1/4 है ना। एन एक्स अपॉन एन वाई इज 1/4। अब एन एक्स को मैं क्या लिख दूंगा? इनिशियल नंबर एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर n मान लेते हैं, उसकी n हाफ लाइफ बीत गई। और एन वाई को क्या लिख दूंगा? एन नॉट अपॉन 2 की पावर m मान लेते हैं, उसकी m हाफ लाइफ बीत गई। तो ये क्या है? 1/4 आ रहा है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब 2 की पावर m माइनस n की वैल्यू आ गई 1/4 है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस m इज 1/4। तो n माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। n माइनस m की वैल्यू आ गई है 2। n हाफ लाइफ्स और उसकी m हाफ लाइफ्स। अब n हाफ लाइफ्स का मतलब कितना होता है? एक हाफ लाइफ मतलब इतना ईयर होता है। तो n हाफ लाइफ मतलब
मान लेते हैं कि टोटल टाइम t बीत गया है, तो t डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 9 माइनस t डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ से t बाई 10 की पावर 9 कॉमन आ गया, 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 आता है, ये 2 आता है, तो t की क्या वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? ओके, फिर अगला क्या है, थर्टीन, an element A decays into element C by 2-step processes. A देता है B plus 2He4 और B देता है C plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अभी क्या है, A और C में क्या रिलेशन है, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो रहा है, A दे रहा है C प्लस 2He4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देखो A को आप मानो इसमें Z प्रोटॉन्स हैं और मास नंबर A है, अगर अब आप चार्ज कंजर्व करने जाओगे तो क्या आप बोल सकते हैं कि इसका भी चार्ज नंबर Z ही बैठेगा, Z इज इक्वल टू Z डैश प्लस 2 माइनस 2, तो क्या Z डैश इक्वल टू Z ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और इसका मास नंबर की अगर बात करते हैं हम, तो A इज इक्वल टू A डैश प्लस 4 प्लस इधर 0 डालेंगे, तो A डैश की वैल्यू कितनी आ रही है A माइनस 4। अगर दो न्यूक्लियस ऐसे हैं कि दोनों का चार्ज नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, इसका मतलब क्या वो आइसोटोप्स हैं क्या बच्चों, हाँ सर। इसका मतलब क्या है, वो आइसोटोप्स हैं, तो A और C आइसोटोप हो गए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, द पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट द अपोजिट चार्ज। A photon is a particle of light, it has no charge but has non-zero energy and momentum proportional to light frequency away from all other matter, and electron and positron moving towards each other with equal and opposite velocities. देखो वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है, ये बोल रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटीज से आ रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो मोमेंटम 0 है इनका। अगर इन्होंने एक दूसरे को कंप्लीटली एनिलिएट कर दिया और ये फोटोन में कन्वर्ट हो गए, तो उस फोटोन का तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ना, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लग पाएगा, समझ में आ रही बात बेटे। और ये ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता, बिल्कुल एप्लीकेबल होता। और ये एनिलिएट होकर के एक फोटोन क्यों नहीं बना सकते, एनर्जी इज नॉट द रीजन, एनर्जी तो हम कंजर्व करा देंगे, लेकिन मोमेंटम का क्या होगा, क्योंकि अभी तो मोमेंटम 0 है सिस्टम का, तो फाइनली भी 0 होना चाहिए, लेकिन फोटोन अगर निकल गया तो उसका मोमेंटम तो 0 नहीं होगा ना, एक फोटोन का मोमेंटम तो 0 नहीं होगा। हाँ, हमको ऐसा बोलते हैं कि 2 फोटोन निकलवा दो आप, तो पॉसिबल था, उन 2 फोटोन को भी अपोजिट डायरेक्शन में चला दो आप, है ना। एक सिंगल फोटोन नहीं बन सकता, 2 तो बन सकते हैं, सिंगल फोटोन नहीं बन सकता,
सिंगल फोटोन बना के एनर्जी कंजर्व करवा पाओगे क्या आप? वो नहीं करा पाएंगे, है ना। फिर अगला क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोल रहे हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय आइदर एमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा, ऐसा मान लेते हैं आप। एक्स या तो y में कन्वर्ट हो सकता है या z में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डिके इज 75% और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा डिके इज कितना, 25%। तो हमको क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिया हुआ है एक का डिके कांस्टेंट दिया हुआ है लैम्डा 1, इसका डिके कांस्टेंट दिया हुआ है लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशो पता लगाना है अपने। अब देखो बेटे क्या है, जो y के फॉर्मेशन की जो रेट है dny/dt, वो किसके बराबर है, मतलब देखो टोटल रेट ऑफ डिके को कैसे लिखेंगे अपन, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन। इसमें से 1 के थ्रू डिके की रेट क्या है, लैम्डा 1 इंटू एन, और 2 के थ्रू डिके की रेट क्या है, लैम्डा 2 इंटू एन। तो बेसिकली लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का रेशो निकालोगे तो ये 3/4 आता है ना। तो 4 लैम्डा 1 बराबर आता है 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 के, यानी लैम्डा 1 किसके बराबर आ गया, 3 लैम्डा 2 के। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू 3:1 आ जाती है बच्चे। बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आती हाँ सर। है? फिर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। A slab X of thickness T, thermal conductivity K, area of cross section A, is placed in thermal contact with another slab Y, which is 2n square times thicker. T2 is 2n square times T1. 4n conductive. K2 is 4n times K1. Having n times larger cross section area. A2 is n times A1. If the outside phase of X is maintained at 100 degree Celsius और इसका मेंटेन किया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, then temperature of the junction is represented by the graph. जंक्शन का टेम्परेचर लिखना है अपने, तो जंक्शन का टेम्परेचर कैसे लिखोगे बच्चों, मान लेते हैं जंक्शन का टेम्परेचर T है, तो K1 A1 इंटू 100 माइनस T divided by T1 equal to K2 A2 into T minus 0 divided by T2। क्या ऐसा लिखते हैं क्या, इसका मतलब क्या है, देखो इसको तो आप ऐसा ही लिखा रहने दो और उधर जो पैरामीटर है उनकी वैल्यू इसके टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो K2 को सब्स्टिट्यूट कर दो 4nK1, A2 को सब्स्टिट्यूट कर दो nA1 डिवाइडेड बाई T2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2n स्क्वायर T1। तो K1 A1 बाई T1 से K1 A1 बाई T1 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2 2 सा 4 इधर आ गया। तो क्या आ जाए बेटे, 100 माइनस T इज इक्वल टू 2T। तो T की वैल्यू 100/3 आ रही है ना, मतलब n तो पूरी जगह से गायब ही हो गया साहब, n से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो आंसर ए आ जाएगा इसका मतलब बच्चा। नहीं, इनके कहने का मतलब यही था ना कि टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन क्या n पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा,
और हमने जब कैलकुलेट किया तो n तो पूरा गायब ही हो गया, मतलब n पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो वो क्या है? Graphs give the temperature along x-axis that extends directly through a wall consisting of three layers with different non-zero finite conductivity thermal conductivity. The air temperature on both sides of the wall are different and uniform out of situation shown. Which is possible? कौन सा possible है? सर विच इज इम्पॉसिबल। Which is impossible. Sorry, impossible की बात कर रहा है। 3 लेयर है ना? तो 3 लेयर है तो 3 तरह के ग्रेडियंट मिल सकते हैं आपको। टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए यार, ऐसा तो संभव नहीं है ना? दो आंसर होने चाहिए यार इसके बच्चों। कौन कौन से? बी एंड सी, क्या बोलते हो? बी और सी दोनों सही आंसर है। जिसने बी लगाया उसको भी सही मिलेगा, जिसने सी लगाया उसको भी सही मिलेगा। ठीक है, बी और सी दोनों आंसर सही है। 18th क्या है? The graph shown gives temperature along x-axis that extends directly through a wall consisting of three layers A, B, and C. The air temperature on one side of wall is 150 degrees Celsius and that on other is 80 degrees Celsius. Thermal conductivity through the wall is steady. Out of three layers A, B, and C, thermal conductivity is greatest of the layer. तो देखो थिकनेस सेम दिया हुआ है क्या? नहीं, थिकनेस सेम नहीं है। एक का थिकनेस 40 है, फिर 20 है, फिर 10 है ना? Out of three layers thermal conductivity is greatest. देखो dq by dt तीनों में इक्वल करना है, तो क्या होगा? ka k1 एरिया तो a है, t1 माइनस t2 तो कितना आता है ये? 150 माइनस 140 डिवाइडेड बाय इक्वल टू k2 इंटू a इंटू 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 40 60 से 20 इक्वल टू k3 इंटू 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय कितना? 10। तो क्या हो जाएगा? 150 में से 140 गया तो 10 बाई 40 तो 1/4 इक्वल टू 140 में से 120 गया तो 20 तो k2 इक्वल टू 120 में से 80 गया तो कितना हुआ? 40 तो ये 4 आ गया, है ना? तो k1 किसके बराबर है? 4k2 के, वो किसके बराबर है? 16k3 के। तो k1 सबसे ज्यादा हो गया ना बेटा, k1 इज द हाईएस्ट, k1 सबसे ज्यादा हो। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? जी ए आंसर आ जाए तो सही बात है, ए आंसर। फिर उसके बाद क्या है? 19th क्या है जी?
therm conducting cylindrical rod of uniform cross sectional area is kept between two large chambers which are at 100. The conductivity rod increases with x where x is distance. तो देखो ka dt by dx कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अब k अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो dt by dx को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कांस्टेंट बाय ka लिखोगे, है ना। ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो dt by dx इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, तो हाइपरबोलिक ग्राफ जैसा आना चाहिए, तो बी आंसर इसका सही आएगा। dt by dx is has to be inversely proportional to x। फिर 20 क्या होता है, black body has temperature 2900 Kelvin when the body is cooled to T2 wavelength which the maximum energy density correspond to changes by 9 micrometer, find the value of T2। तो बेटे लैम्डा इंटू टी इज कॉन्स्टेंट से करेंगे अपन। 2900 टेम्परेचर था, पहले वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं और बाद में क्या हो गया, टेम्परेचर T2 कर दिया, और इसको आपको कितना लिखना है, 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। तो सेंटीमीटर को 10⁻⁻², मीटर केल्विन रखो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.29 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2900, तो ये 100 आ जाए, ये 100 है। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई है, 10⁻⁻6, है ना, यानी 1 माइक्रोमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि इसको ठंडा किया अपन ने, ठंडा किया मतलब टेम्परेचर इसका कम किया, टेम्परेचर कम किया तो लैम्डा बढ़ जाना चाहिए, तो 9 माइक्रोमीटर से बढ़ जाता, तो मतलब 1 माइक्रोमीटर से क्या हो गया, अब 10 माइक्रोमीटर हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर आपने 10 के फैक्टर से कम कर दिया, तो 290 केल्विन कर दिया, इसका मतलब तो ए आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अच्छा 21 कितने लोगों ने ट्राई किया भाई, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, an ionization counter is used to investigate disintegration rate of certain radioactive sample. At the start of experiment, the counter gives 141 pulses in 21 seconds. 141 by 20, ये आप मान लो कि इनिशियल रेट ऑफ डिसिंटेग्रेशन। 3 दिन के बाद 100 पल्सेस इन कितना, 20 सेकंड, तो 141 से 100 आ गया, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, √2 के फैक्टर से कम हो गया बेटे, ध्यान दो कितना, √2, 1/√2 टाइम्स हो गया, है ना। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, आधी हाफ लाइफ बीत चुकी है, हाफ लाइफ हैज गॉन, हैज पास्ट। कितनी, आधी हाफ लाइफ निकल चुकी। तो आधी हाफ लाइफ का मतलब कितना है, मतलब आधी हाफ लाइफ 3 दिन है, तो 1 हाफ लाइफ कितना हो गया, 6 डेज हो गया। यही पूछा है,
ये आधी हाफ लाइफ का कंसेप्ट समझ में आया ना बेटा? क्योंकि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि एक्टिविटी अब हो गई है इनिशियल एक्टिविटी बाय √2, है ना? तो ये क्या होता है, 2 की पावर n होता है ना, तो n की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, हाफ। फिर उसके बाद 22 क्या है, द प्रेजेंट डे एबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 are in the ratio 128:1. They have half lives of इतना इतना, इसकी हाफ लाइफ है 4.5 into 10 की पावर 9 years, इसकी हाफ लाइफ है 7 into 10 की पावर 9 years. If age of Earth is इतना, then calculate x. देखो भाई, शुरू में बराबर बराबर थे, है ना? तो अब कितने हो गए, जैसे यूरेनियम 238 हो गया है n0/2 की पावर n, और ये हो गया n0/2 की पावर m। किस रेशो में हो गए, 128:1 के रेशो में। तो इसका मतलब 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 7। 128 मतलब 2 की पावर 7 होता है। तो 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 2 की पावर 7, या m माइनस n को 7 लिख सकते हो आप, है ना? और हाफ लाइफ को कैसे लिख सकते हैं, t डिवाइडेड बाई इसकी हाफ लाइफ। वो क्या बोल रहे हैं, कितनी है, 4.5 into 10 की पावर 9, और इसका है 7 into 10 की पावर 9, ये बराबर आ रहा है 7 के। तो यहाँ से t हम कॉमन, t/10 की पावर 9 आप कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4.5 into 7, और 7 माइनस 4.5 इक्वल टू 7। तो t की वैल्यू आ गई 4.5 into 7 into 7 divided by 2. तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना? इंटू 10 की पावर 9 और लिखो। तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 का 1, 8 और 9 चौक 36, 441 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, इतना एज आना चाहिए इसका। तो हमको क्या दिया हुआ है, 49x/76। ये यहाँ पर कैसे आएगा, 49x/76 से मैच करता है क्या? हम्म, 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 हम्म।
अपना तो ये आंसर आ रहा है यार। सर सर जो यूरेनियम 235 का जो हाफ लाइफ है उसका 10⁸ है। क्या बेटे क्या बोल रहे हो? यूरेनियम 235 का जो हाफ लाइफ है वो 7 × 10⁸ है। ओके ओके, यस यस, यहाँ हमारी गलती है। हम्म, बेसिकली ये जो हमारे पास m लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे कितना, t डिवाइडेड बाय कितना, ये 7 × 10⁸ लिखा हुआ है ना बेटा। हाँ सर। तो मतलब हो गया 0.7 × 10⁹ तो इसको 0.7 × 10⁹ माइनस t बाई 4.5 × 10⁹ इक्वल टू 7 ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ से t बाई 10⁹ तो 10/7 माइनस 10/45 ये बराबर आया 7 के। तो ये आपके पास आ जाएगा t बाई इसको हम 5 × 10 5 9 45 ऐसा लिख लेते हैं। तो ये 63 यहाँ से आ जाएगा, 7 9 63 तो ये बन जाएगा 90 माइनस 9 7 67 2 14 इक्वल टू 7 ऐसा आएगा ये। तो t की वैल्यू आ जाएगी 63 × 7 डिवाइडेड बाई 90 में से 14 जाएगा तो 76 × 10⁹ ऐसा आ जाएगा। अभी आप इसको आपके जो वैल्यू है उससे पुट कर दो, मतलब कितना 49x बाई 76 × 10⁹ तो x की वैल्यू आ जाएगी 63 × 7 डिवाइडेड बाई 7 7 जा 49 7 9 जा, अरे यार क्या ये बात समझ में आती है मुझे? सर ओके, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, वो क्या है, body cools in 7 minutes from 60 to 40 degrees, 60 minus 40/7 ऐसा कर देते हैं इक्वल टू k। 60 और 40 का मिडिल टेम्परेचर होता है 50 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स। तो 40 से मान लो उसका टेम्परेचर हो गया t डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू k इंटू 40 प्लस t बाई 2 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। 7 से 7 कैंसिल है, 60 माइनस 40 इज 20 अपॉन 40 माइनस t इक्वल टू 50 माइनस 10 इज 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस t माइनस 20 इंटू 2 ऐसा आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा। तो 20 प्लस t इक्वल टू 160 माइनस 4t यानी 5t इक्वल टू 140। तो t की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री सेल्सियस। क्यों बेटा, क्या बात समझ में आती है आपने? हाँ ओके, फिर उसके बाद अगला क्या है,
average spectral emissive power of a body surface area 5 meter square is तो देखो एवरेज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दिया हुआ है तो इसको अपन वेवलेंथ की रेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, वेवलेंथ की रेंज कितनी है 0.2 से 1.2 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज है। तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में एरिया से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 5 वॉट का आंसर आ जाएगा, है ना। एमिसिविटी ऑफ टंगस्टन दिया हुआ है 0.35, 1 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेयर है। एनक्लोजर जिसकी वॉल्स 300 केल्विन के बराबर हैं। What power input is required to maintain the sphere at a temperature of 3000 Kelvin? 3000 Kelvin पे maintain करना है। Along the support is neglect expression सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ। तो हम लिख दे बेटे किस रेट से हीट लूज कर रहा है वो लिख देते हैं। तो सिग्मा ए आर स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर -2 सिग्मा ए ई इंटू इसके टेम्परेचर की पावर 4 -300 की पावर 4, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 17/3 इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 और -8 कितना हो जाता है -12 इंटू 0.35 और देखो बेटे 100 की पावर 4, 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 तो कॉमन आ जाएगा और बाकी 3 की पावर 4 भी कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा क्या 10 की पावर 4 -1, तो 10,000 में से 1 गया तो 9,900, है ना। अभी पाई की वैल्यू पुट कर दें क्या अपन, कितनी पुट कर दें, क्या कहने को बोल रहे हैं ये। पाई की वैल्यू पुट कर दो 213/68 पुट कर दो आप इसको 213/68 तो 17 क्या ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे आप, क्यों, हाँ हाँ सर। है ना। ये इसको आप कैलकुलेट कर लो ये आ जाए। ये 10,000 मतलब 10 की पावर 4 ही है तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया इधर, तो 3 की पावर 4 इंटू 71 इंटू 0.35 ये वैल्यू आ रही है अल्टीमेटली आपके पास। 3 की पावर 4 मतलब कितना होता है 81, है ना? क्यों बेटा 0.35 का मतलब क्या होता है, इसको 100 से भाग देंगे हम, 5 7 35, 520 ऐसा आ जाता है। इसको आप ऐसा करो कि 80 और 70 ही मान लो अगर आप इसको, तो क्या है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 4 8 इधर आ गया, 7 7 49, 4 इंटू 490, क्यों बेटे 500 इंटू 4 बेसिकली 2 किलोवाट के बराबर आ गया लगभग लगभग आंसर, क्यों बेटे, तो हाँ किलोवाट में 2 ही आंसर आ जाएगा। सर, जो आपने 24th वाला एक्सप्लेन किया था वो एक और बार बताओ ना। देखो 24 में क्या किया है बेटे हमने भाई, वो बोल देखो आप उसका यूनिट देखो,
1 watt पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम, है ना। हाँ सर। मतलब वो कह रहे हैं कि 0.2, अपन ने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब समझाया था ना मैंने तुमको, di/d लैम्डा होता है ना। तो जो इंटेंसिटी एमिटेड होता है वो क्या हो जाएगा, I लैम्डा इंटू डी लैम्डा। तो अपन जब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल इंटेंसिटी एमिटेड मिल जाता है ना अपने को। हाँ सर। अब यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि I लैम्डा कांस्टेंट है आपका, समझ रहे हो। यस। कितना है, 1 watt पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम। तो इसको लैम्डा की रेंज से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.2 एंगस्ट्रॉम से 1.2 एंगस्ट्रॉम जा रहे हो, तो 0.2 से 1.2 एंगस्ट्रॉम जा रहे हो, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम का ही रेंज है आपका। तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया। तो क्या इंटेंसिटी एमिट हो रही है, 1 watt पर मीटर स्क्वायर, नहीं। हाँ और हाँ आपको एरिया दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 watt की एनर्जी रिलीज होगी। क्यों भाई, समझा सर। है ना, 5 watt की एनर्जी इसमें रिलीज। फिर 26 में क्या बोल रहे हैं, 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैव सेम कांस्टेंट टेम्परेचर, one of the sphere is cut into 2 identical pieces, these 2 hemispheres are then separated, the intact sphere radiates a q during a given interval of time interval temperature t naught, during this the 2 hemisphere radiate total energy of q by q dash has value। तो देखो बेटे वो एरिया के प्रोपोर्शन लेना है अपने को, है ना। तो ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा, सिग्मा 4 pi r² और इसका लोगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 2 pi r² प्लस 2 pi r², तो 4 pi r² तो आएगा, प्लस वो जो 2 सर्कल बने हैं वो भी एरिया, वो भी रेडिएट करने लग जाएंगे। तो pi r² प्लस pi² तो 2 pi r² आ जाएगा बेसिकली। तो 4/6 आ जाएगा क्या बेटे, क्यों। तो q डैश बाई q, हमने q बाई q डैश निकाला है, तो q डैश बाई q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1.5 के बराबर आएगी। क्यों बेटे, हाँ 1.5 के बराबर। फिर 27 में क्या बोल रहे हैं साहब, wall is made of 2 layers A and B, same thickness but different material, thermal conductivity of K is thrice of B, है ना। The temperature difference between the walls is 36 degrees, the temperature across the layer A is। तो देखो हम क्या लिखेंगे, दोनों में से करंट बराबर लिखेंगे, तो डेल्टा टी अक्रॉस ए डिवाइडेड बाई आर ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी, ऐसा होना चाहिए। अब डेल्टा टी तो पूरा 36 डिग्री दिया हुआ है, आर ए को लिखेंगे 1/KA थिकनेस अपॉन एरिया, और इसको लिखेंगे 1/KB थिकनेस अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा डेल्टा टी ए 1/KA इसका थिकनेस अपॉन एरिया, तो थिकनेस अपॉन एरिया से कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा टी ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, 36 डिग्री सेल्सियस इंटू 1/KA अपॉन 1/KA प्लस 1/KB, और हमको KA कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स KB के बराबर दिया हुआ। तो तो 1/KB से 1/KB कैंसिल हो गया, 12 अपॉन 1/3 प्लस 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 4/3। तो क्या ये 9 डिग्री सेल्सियस के बराबर का आ जाएगा क्या? क्यों भाई, बात समझ में आती है। हाँ सर।
अच्छा, आई थिंक बाकी क्वेश्चंस तो इजी ही है, वो कर सकते हो आप लोग, क्यों? 28, 29, 30 कर लोगे, या इनमें से कुछ डाउट है बताऊं मैं, या डाउट आया तो फिर बाद में पूछ लेना आप इनमें से, ठीक है? अभी यस हम इसको यहीं पे रोकते हैं, मैं ये भेज देता हूँ आपको, है ना?